हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम एक पैसेज को पढ़ेंगे, क्योंकि पैसेज ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक पैसेज पूछी जाती है। यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स पैसेज को सॉल्व करते वक्त पहले पैसेज पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं और बाद में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे कि जिससे आप किसी भी पैसेज को ईज़िली समझ सके और उसमें दिए गए क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सके। तो देखिए इसमें क्या करना होता है। आपको बजाय पैसेज के पहले क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको यही से एक अंदाज़ा होता है कि ये पैसेज किसके बारे में है और आपको किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम इस पैसेज की बात करें तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाट इज़ हाइड्रोफिक्शन? हाइड्रोफिक्शन का क्या मतलब है? अभी हमने पैसेज तो नहीं पढ़ी, लेकिन हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो पैसेज होगी इसमें हाइड्रोफिक्शन की बात ज़रूर आई होगी। तभी हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोफिक्शन क्या होता है। अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ी, लेकिन हमें एक आइडिया आ गया दैट दिस पैसेज इज अबाउट हाइड्रोफिक्शन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज ऑफन एक्सप्लोर्ड इन हाइड्रोफिक्शन? नीचे दिए गए थीम्स में से कौन सा थीम एक्सप्लोर किया जाता है इन हाइड्रोफिक्शन? यहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि इस पैसेज में हाइड्रोफिक्शन के थीम्स के बारे में भी बात की गई होगी। तो ये आइडिया भी हमें यहाँ से मिलता है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। व्हाट मेक्स हाइड्रोफिक्शन यूनिक कंपेयर टू अदर जॉनर्स? हाइड्रोफिक्शन बाकी जॉनर से कैसे डिफरेंट है? हाउ इज़ इट यूनिक? अब इसमें क्या चीज़ यूनिक है वो सब हमें पैसेज में ढूंढना पड़ेगा। अब जब हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में रहती है। एक तो हमें पैसेज में ये देखना है कि हाइड्रोफिक्शन क्या होता है, दूसरा हमें ये देखना है कि उसमें कौन से थीम्स इंक्लूड किए जाते हैं, तीसरा हमें ये देखना है कि हाउ इज़ हाइड्रोफिक्शन डिफरेंट फ्रॉम अदर जॉनर्स। इसी तरह से हमारे पास और एक क्वेश्चन है, हाउ डज हाइड्रोफिक्शन एंगेज रीडर्स? हाइड्रोफिक्शन रीडर्स को कैसे एंगेज करता है? और जो लास्ट पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द अंडर वाटर वर्ल्ड प्ले इन हाइड्रोफिक्शन? जो अंडर वाटर वर्ल्ड है वो क्या रोल प्ले करता है हाइड्रोफिक्शन में? अब ये सारी चीज़ें हमारे जहन में रह गई। अब इन्हीं चीज़ों पे हमें फोकस करना है पैसेज पढ़ते समय। जब भी हमें इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात स्ट्राइक करेगी तो हम उस क्वेश्चन का वहीं पे आंसर ईजिली कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पैसेज करते समय अगर आप क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि पैसेज किसके बारे में है और आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द पैसेज, लेट्स फाइंड आउट सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द पैसेज, ताकि उससे हमारी वोकैबुलरी जो है वो भी एनरिच हो जाए और हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। हमारा पहला वर्ड जो है वो है रेलम। रेलम का मतलब होता है फील्ड और डोमेन ऑफ एक्टिविटी। आपके काम का दायरा जो होता है उसको रेलम बोला जाता है, यानी आपके दायरे में कौन कौन काम आते हैं उसको हम रेलम कहते हैं। कंटेम्परेरी का मतलब होता है लिविंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम। जो एक ही ज़माने में या तो रहते हो या एक ही ज़माने में होने वाले काम, उनको हम कंटेम्परेरी कहते हैं। हैपनिंग और लिविंग एट द सेम टाइम। रिलेटिवली का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैसेज राइटिंग इज़ रिलेटिवली ईजी देन लेटर राइटिंग। तो एक तरह से पैसेज राइटिंग है, दूसरी तरह से लेटर राइटिंग है, तो इनके दरमियान कंपैरिजन करने के लिए हमने रिलेटिवली का इस्तेमाल किया।
इमर्ज का मतलब होता है टू कम आउट, उभरना, जाहिर होना, नमूदार होना, कहीं से निकलना। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्प्रिंग इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स। ये स्प्रिंग जो है ये माउंटेन से इमर्ज हो रहा है। कैप्टिवेट का मतलब होता है अपनी तरफ रागिब करना, अपनी तरफ माइल करना, टू अट्रैक्ट और टू होल्ड द अटेंशन ऑफ समवन। अनलाइक का मतलब होता है विच इज़ डिफरेंट। लाइक का मतलब होता है विच इज़ सेम। ही इज़ लाइक हिज फादर, बाप जैसा। ही इज़ अनलाइक हिज फादर, बाप से बिल्कुल अलग, दैट इज़ अनलाइक। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल। रिवायती तौर पे अगर कोई चीज़ अंजाम दी जाए तो उसके लिए हम कन्वेंशनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटर पार्ट का मतलब होता है हम मनसब, जो आपके जैसे पोस्ट पे या आपके जैसे स्टेटस पे फाइज हो उसको हम काउंटर पार्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेट हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट। तो इसका मतलब होता है इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की। डेलो डीप का मतलब होता है गहरी खोज करना, टू एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुली, टू एग्जामिन समथिंग माइन्यूटली। अनचार्टेड, देखिए अनचार्टेड को आप कैसे याद रख सकते हैं। जो एक्चुअल वर्ड है वो है चार्ट। चार्ट का मतलब होता है जब आप कोई ग्राफ या कोई मैप बनाते हैं तो उसको हम चार्ट बोलते हैं। अब अगर कोई चीज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंट ना की गई हो, जिसकी कोई सर्वे ना हो, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, जिसकी मैपिंग ना की गई हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अनचार्टेड। तो अनचार्टेड का मतलब होता है समथिंग विच हैज़ नॉट बीन सर्वेड मच एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद ना हो, उसको हम अनचार्टेड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब होता है समथिंग विच इज़ अंडर वाटर, कोई चीज़ जो डूबी हुई हो, या डूबने के लिए भी सबमर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इंट्रीग। इसको इंट्रीग के बजाय इंट्रीग पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ हिडन, कोई चीज़ जो पोशीदा हो, जो जाहिर ना हो, छुपी हुई हो, जो मालूम ना हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इंट्रीग। मिस्ट्री का मतलब होता है समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। एक्सलरेट का मतलब होता है टू मेक समवन हैप्पी। फैंटेसी का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ के बारे में तसव्वुर करना जो रियलिस्टिक ना हो, समथिंग विच इज़ इमेजिनरी, जो फर्जी हो, उसको फैंटेसी कहा जाता है। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर इन ए स्टोरी, स्पेशली द वन विथ पॉजिटिव क्वालिटीज़। क्योंकि हमारे पास और एक वर्ड है वो है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब भी लीडिंग कैरेक्टर होता है, बट एंटागोनिस्ट इज़ द लीडिंग कैरेक्टर विथ नेगेटिव क्वालिटीज़ और प्रोटोगोनिस्ट इज़ द लीडिंग कैरेक्टर विथ पॉजिटिव क्वालिटीज़। प्रोटोगोनिस्ट के लिए हमारा और एक वर्ड है वो है हीरो और एंटागोनिस्ट के लिए हमारा और एक वर्ड है वो है विलन। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो मिस्टीरियस हो, जो समझ में ना आए इजीली, उसके लिए हम एनिग्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया। एज वी से एवरीबडी हैज़ हिज ओन पर्सपेक्टिव, हर एक का अपना अलग नज़रिया होता है। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके रोंगटे खड़ा कर दे। फिक्र अंगेज। विविड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर, बिल्कुल रियलिस्टिक, साफ शिफाफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब होता है एलियन, समथिंग विच इज़ नॉट नोन, अजनबी टाइप का, उसके लिए हम एग्जॉटिक का इस्तेमाल करते हैं। एम्बार्क का मतलब होता है बोर्ड ए शिप और एन एयरक्राफ्ट, जहाज़ में चढ़ना, किश्ती में चढ़ना। परलियस का मतलब होता है खतरनाक, समथिंग विच इज़ फुल ऑफ डेंजर्स। क्वेस्ट का मतलब होता है दरियाफ्त करने की चाहत, आपके अंदर जो किसी चीज़ को मालूम करने की, दरियाफ्त करने की चाहत होती है उसको हम क्वेस्ट कहते हैं।
सेल्वेज का मतलब होता है टू रेस्क्यू समथिंग स्पेशली फ्रॉम द सी। जब आप समंदर से किसी चीज़ को बचा के लाते हैं उसके लिए हम सेल्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आवर पैसेज एंड्स विद दीज वर्ड्स, एज ऑफ देयर सीट्स। एज ऑफ देयर सीट्स का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, आपको उसमें मज़ा आए और आप ये जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज ऑफ देयर सीट्स। दैट मीन्स यू आर नॉट सिटिंग कंफर्टेबली, यू आर ऑन द एज ऑफ योर सीट्स only to know what will happen next. So these are few important words that have been used in this passage. Now let's read the passage. अब इस पैसेज को पढ़ना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमने देख लिया और इस पैसेज के क्वेश्चंस देख के हमें ऑलरेडी ये आइडिया हो गया है कि इस पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो चलिए अब इस पैसेज को देखते हैं। इन द रेलम ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, यानी मौजूदा दौर के लिटरेचर की बात करें, ए रिलेटिवली न्यू जॉनर हैज़ इमर्जड। एक नया जॉनर जो है लिटरेचर का वो इमर्ज हो गया है, वो उभर के आया है। कैप्टिवेटिंग रीडर्स, और वो जो जॉनर है वो बहुत ही कैप्टिवेट कर रहा है रीडर्स को अपनी तरह। एंड चैलेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टोरी टेलिंग, and at the same time this new genre is challenging the boundaries of storytelling, क्योंकि जो स्टोरी टेलिंग की अपनी कुछ हदो हदूद थी ये उनसे बाहर निकला है, इसीलिए ये स्टोरी टेलिंग के लिए चैलेंजिंग साबित हो रहा है। अब इस नए जानर को हम क्या कहते हैं? इट्स नोन एज हाइड्रोफिक्शन। अनलाइक इट्स कन्वेंशनल काउंटरपार्ट्स, अनलाइक का मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया है। इट मीन्स इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स कन्वेंशनल काउंटरपार्ट्स। हाइड्रोफिक्शन delves deep into the uncharted waters of aquatic adventures। ये जो हाइड्रोफिक्शन होता है ये बारीकियों से देखता है, ये एनालाइज करता है क्रिटिकली किन को? अनचार्टर्ड वाटर्स ऑफ एक्वेटिक एडवेंचर। ये जो एक्वेटिक लाइफ होती हैं इसकी गहराइयों को देखता है, इसकी गहराइयों तक हमें ले जाता है। ब्रिंगिंग टू लाइफ नैरेटिव्स दैट आर सबमर्ज्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ इंट्रिग एंड मिस्ट्री, और हमारे लिए कुछ ऐसी कहानियाँ पेश करता है जो अदरवाइज बहुत ही सबमर्ज्ड थी। दिस जॉनर टेक्स रीडर्स ऑन एन एक्सेलरेटिंग जर्नी थ्रू अंडर वाटर लैंडस्केप्स, और ये रीडर्स के लिए अंडर वाटर लैंडस्केप्स को प्रेजेंट करता है, कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ साइंस फिक्शन, और इसके साथ साइंस फिक्शन के कुछ एलिमेंट्स कंबाइन किए जाते हैं, प्लस द एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस टू क्रिएट ए यूनिक रीडिंग एक्सपीरियंस। अब अगर आपको याद होगा तो हमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाइड्रोफिक्शन का क्या मतलब होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमें उसका जवाब मिल चुका है, विच इज़ अबाउट एक्वेटिक एडवेंचर्स। और एक क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि हाउ इज़ दिस यूनिक फ्रॉम अदर जॉनर्स। आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें क्या चीज़ यूनिक है, दैट इट combines the elements of science fiction, fantasy and environmental awareness. Hydrofiction narratives often feature protagonists who navigate the enigmatic depths of oceans, seas or even submerged cities, offering a fresh perspective on human existence. अब आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है इस हाइड्रोफिक्शन में। इसका जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, मेन कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर जो होता है, वो आपको ले जाता है इनटू द डेप्थ्स ऑफ सीज, ओशंस एंड इवन सबमर्ज्ड सिटीज, और वहाँ से आपकी ज़िंदगी के लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पेश करता है। दीज स्टोरीज फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर थीम्स। अब ये जो स्टोरीज होती हैं, हाइड्रोफिक्शन जो होती हैं, इसमें कौन से थीम्स एक्सप्लोर किए जाते हैं? अगर आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन हमें थीम्स पे पूछा गया था, तो आप इजीली उस क्वेश्चन का जवाब यहाँ से ले सकते हैं। These stories frequently explore themes related to marine life, conservation and the consequences of climate change, making them not only entertaining but also thought-provoking.
इन हाइड्रोफिक्शन द अंडर वाटर वर्ल्ड बिकम्स ए कैरेक्टर। अब इसके कैरेक्टर्स कौन होते हैं? ये जो अंडर वाटर वर्ल्ड है यही इस फिक्शन में कैरेक्टर बनता है, with its own set of rules and challenges. Authors use vivid descriptions to transport readers to this submerged realm where they encounter exotic creatures, lost civilizations, and uncharted territories. Whether it is exploring the mysteries of the deep sea or embarking on a perilous quest to salvage sunken treasures, हाइड्रोफिक्शन कीप्स रीडर्स ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स। अब जो भी थीम या जिस भी चीज़ के बारे में इस फिक्शन में बात की जाए, इट ऑलवेज कीप्स इट्स रीडर्स ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स। So this is all in this passage. Now let's try to answer the questions. What is hydrofiction? A genre that explores aquatic adventures, ये हमने पढ़ा। A type of historical fiction, ये नहीं होगा। A genre focused on outer space इसमें डिस्कस ही नहीं हुआ है। A form of non fiction, ये तो नॉन फिक्शन है नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। Question number 2. Which of the following themes is often explored in hydrofiction? इसमें कौन से themes explore किए जाते हैं? टाइम ट्रैवल, ये हमने नहीं पढ़ा। लाइफ इन आउटर स्पेस, ये भी डिस्कस नहीं हुआ। मैरीन लाइफ कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये हमने बिल्कुल पढ़ा। इसमें फैंटेसी वर्ल्ड्स, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स हाइड्रोफिक्शन यूनिक? कौन सी चीज़ हाइड्रोफिक्शन को यूनिक बनाती है? इट फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये हमने नहीं देखा। इट एम्फेसाइजेस आउटर स्पेस, नहीं। इट टेक्स प्लेस इन अंडर वाटर सेटिंग्स, ये हमने देखा। इट फीचर्स टाइम ट्रैवलिंग प्रोटैगनिस्ट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज हाइड्रोफिक्शन एंगेज रीडर्स? रीडर्स को कैसे एंगेज करती है? By exploring the mysteries of outer space, नहीं। By transporting them to submerged realm with vivid descriptions, ये हमने देखा। By focusing on historical events, नहीं। By featuring time, ये हमने नहीं देखा। So the right option is option B. Next question is what role does the underwater world play in hydrofiction? हमने देखा कि ये as a character इसमें play करता है with its own rules and few challenges. तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं इट्स irrelevant to the stories, ये हमने नहीं देखा। इट सर्व्स एज द मेन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट के बारे में बात ही नहीं हुई। इट बिकम्स अ कैरेक्टर विथ इट्स ओन रूल्स एंड चैलेंजेस, ये हमने देखा। इट्स मियरली अ बैकड्रॉप फॉर ह्यूमन कैरेक्टर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। So this was all in this passage. Hope you enjoyed the video. Thank you so much.